हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट पार्ट था सेल का वो सेल वॉल था, सेकेंड जो उसका लेयर था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये दोनों जो थे वो सेल के फर्स्ट पार्ट थे। हम लोग ने इसको पूरा बारीकी से उसको समझा था, उसमें क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता था, किस किस में वो प्रेजेंट रहता था, ये सारे चीज़ को हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है न्यूक्लियस। आई होप आप इसको समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस जो होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सेल के इनसाइड, और ये जो ऑर्गेनेल है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में रहता है। आप लोग को अगर यदि पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि सेल जो थे वो दो तरह के थे, एक जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल थे, एक जो थे वो यूकैरियोटिक सेल थे। लेकिन जो न्यूक्लियस था वही डिसाइड करता था कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक होगा, कौन सा सेल यूकैरियोटिक होगा। मतलब न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट देन इज टू बी अ सेल इज अ यूकैरियोटिक, और न्यूक्लियस इज एब्सेंट देन इज सेल इज टू बी अ प्रोकैरियोटिक। तो हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पहला लेयर होता है सेल का, एक प्लांट सेल का, उसको हमने सेल वॉल कहा था। सेकेंड लेयर जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और इस दोनों को हम लोग ने मेनली फिगर के हेल्प से, उसके कंपोनेंट्स के हेल्प से हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेंटर पार्ट ऑफ द सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग को सेल के अंदर दिखता था, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा कॉम्प्लेक्स करके और इसको जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या क्या कंपोनेंट जो है वो अवेलेबल रहता है, और ये क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है, और इसका सेल के अंदर क्या वर्क है। तो हमने इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। मतलब इसके ऊपर कितना मेम्ब्रेन रहेगा, 2 मेम्ब्रेन रहेगा, जिसके बाहर के लेयर को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, और इसके सेकेंड लेयर को हम लोग बोलेंगे इंटरनल मेम्ब्रेन। मतलब हम लोग का जो न्यूक्लियस है वो कितना लेयर से कवर हुआ, 2 लेयर, फर्स्ट एक्सटर्नल एंड सेकेंड इंटरनल। इस मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है एक छोटा सा गैप रहता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। जिस न्यूक्लियर पोर को हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर को आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर है वह मेनली गैप है 2 एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद इसके इंटरनल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, तो इसके इंटरनल मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं कि मेनली एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। उसके बाद इसमें एक सेलुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर अ फ्लूडी जेली लाइक मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप देख सकते हैं जो इसमें फ्लूडी लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग का बात आता है कि जो न्यूक्लियस है, जो ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर से एक और सेल ऑर्गेनेल एराइज होता है, जिस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सेल ऑर्गेनेल जिगजैग स्ट्रक्चर एराइज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी में इसके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे एक छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेल रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो अभी तक हम लोग एक न्यूक्लियस के जनरल डायग्राम को समझ रहे हैं कि न्यूक्लियस एक सेकेंड लेयरिंग कवरिंग सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें एक अनदर टाइप के फॉल्स न्यूक्लियस रहते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस दोनों एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बीच में का गैप होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो है राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मतलब कवर्ड रहता है या उस पर कंसिस्ट करता है। अब हम लोग को बात करना है इसके प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये होता है कि ये प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है न्यूक्लियस का कि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम किसने खोजा था,
तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। 1831 ईस्वी में इन्होंने रेड ब्लड सेल और सैल्मन फिश पे इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा था कि सेल के सेंटर पार्ट पे काफ़ी कंडेंस स्ट्रक्चर है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 ईस्वी में इन्होंने मेनली न्यूक्लियस को क्या किया था, खोजा था। अब यहाँ पे जितने जो पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स के फंक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये सारे पार्ट जो है वो सेल के अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये सारे पार्ट्स के हम लोग फंक्शन को अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये सारे पार्ट्स का फंक्शन जो है वो सेपरेटली रूप से काफ़ी शॉर्ट टर्म में इसको समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो था वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेम्ब्रेन, तो दोनों जो मेम्ब्रेन था उसका मेन काम था कोई भी सब्सटेंस को पैकेजिंग करना और मेनली था वो सेल से बाहर भेजना। तो ये जो होगा, जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या करेगा, जो पैकेज जो सब्सटेंस हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है बोथ मेम्ब्रेन वर्क टुगेदर टू मॉडिफाइड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो मेनली जो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज़ का कंपोनेंट जैसे लिपिड और प्रोटीन बन रहा है वो दोनों मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। वो किसका काम होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेम्ब्रेन का। दूसरा बात है न्यूक्लियर पोर का। जो न्यूक्लियर पोर जो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, छोटा सा पोरस स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है, कोई भी सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाना। तो यहाँ पे लिखा है दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जब भी कोई चीज़ निकलेगा तो ये फ्लूइडी सब्सटेंस में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म जो हुआ वो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर है। तो कोई भी कंपोनेंट जो एक्सचेंज होगा वह इस न्यूक्लियर पोर से ही होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ का मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो या कोई भी चीज़ का एक्सचेंज हो, चाहे गैसेस का एक्सचेंज हो, वो किसके हेल्प से होगा, न्यूक्लियर पोर के हेल्प से होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मॉलिक्यूल के जगह पे आप यहाँ पे गैस भी ऐड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स करने का मतलब जैसे वाटरी कंपोनेंट्स हो सकता है, कोई प्रोटीनस कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी कंपोनेंट जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है वह मेनली साइटोप्लाज्म से कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म। मतलब एक्सचेंज करवाने का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद हम लोग का न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन को बनाना, और इसी से हम लोग का राइबोसोम वगैरह बनता है। तो जो न्यूक्लियर पे छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर एराइज होता है, जिसको हमने राइबोसोम यहाँ पे लिखा है, ये राइबोसोम बनाने का काम किसका होता है, न्यूक्लियोलस का। ये कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है इट मेक राइबोसोमल आरएनए। जो हम लोग का आरएनए होता है जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो आर मतलब इसमें राइबोटॉम है। तो राइबोसोम को जो बनाता है वो कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ये इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग का क्रोमैटिन फाइबर। ये जो क्रोमैटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, इस क्रोमैटिन फाइबर का मेन काम है क्रोमोसोम बनाना और उसमें डीएनए को बनाना। और इसी को हम लोग को इस न्यूक्लियस में पूरा डिटेल में पढ़ना है कि क्रोमैटिन फाइबर कैसे कैसे क्रोमोसोम बनाएगा, कैसे कैसे उसमें न्यूक्लियर डीएनए आएगा, और ये कैसे कैसे हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करेगा। तो क्रोमैटिन फाइबर का फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनली मेकिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो वहीं पे लिखा गया है इट रिस्पॉन्सिबल टू मेक क्रोमोसोम एंड डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए का बनाने का काम कौन करेगा, क्रोमैटिन फाइबर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज टू बी अ फ्लूइडी सब्सटेंस। और ये फ्लूइडी सब्सटेंस जो होता है ये काफ़ी कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, जैसे इंजाइम कंपोनेंट्स हो गया, साल्ट हो गया, डिजोल्व साल्ट हो गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हम लोग का ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। ये सारा चीज़ जो डिजोल्व फॉर्म में रहता है वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो यहाँ पे लिखा गया है कंसिस्ट ऑफ इंजाइम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, डिजोल्व साल्ट एंड ऑल्सो मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो शेप है, जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, तो उसमें जब गैस रहेगा तभी वो एक शेप में मेंटेन रहेगा। तो उसी तरीका से अगर ये न्यूक्लियस के अंदर ये फ्लूइड ना रहे तो न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो मेनली क्या हो जाएगा, कंट्रेक्टाइल हो जाएगा। तो इसके शेप को मेंटेन रखने के लिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है
कि ये मेनली न्यूक्लियस के शेप एंड साइज को भी क्या करते रहता है, रेगुलेट करता है और उसको मेंटेन रखता है। तो हम लोग सारे पार्ट्स को देख चुके हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल में पढ़ना है, राइबोसोम का भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। अभी तक हम लोग जो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो टर्म्स थे यहाँ पे जो एराइज हुआ था वो सारे टर्म्स को हम लोग ने यहाँ पे कवर किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर दिख रहा है, ये क्रोमैटिन फाइबर कैसे कैसे हम लोग के सेल के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम को बनाता है और कैसे कैसे ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, तो हम लोग इसी टर्म्स को देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम लोग का सेल जो है जब डिवाइड करने का होता है, जब हम लोग का एक सेल से जब 2 सेल बनने जाता है तो हम लोग का जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है। जब ये न्यूक्लियस जिस टाइम डिवाइड करता है तो उस समय न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि जो ये क्रोमैटिन फाइबर है ये काफ़ी कंडेंस हुआ है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं और क्रोमोसोम के अंदर हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के फॉर्म में कंपोनेंट्स रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। अब यहाँ पे बात समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस था उसमें क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस किया, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया और उसमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा, डीएनए। उसके ऊपर क्या रहेगा, क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम जो रहता है वो जो 2 कंपोनेंट इसका रहता है, एक पॉइंट से कनेक्टेड रहता है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज टू बी इनहेरिटेड या जेनेटिक सेल ऑर्गेनेल। तो आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मेनली कंपोनेंट्स कॉल्ड एज टू बी क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड दिस कंपोनेंट्स कैरी अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी हम लोग का पेरेंटल जो इन्फॉर्मेशन आता है वो किसी अदर सेल ऑर्गेनेल से नहीं आता है। किससे आता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से आता है। क्यों आता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डीएनए है और वो कैसा डीएनए है, इनहेरिटेड टाइप का डीएनए है जो पेरेंटल कैरेक्टर को क्या करता है, लोड करता है और एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरी कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जो हम लोग का न्यूक्लियस है वो कैसा सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस कॉल्ड एज इनहेरिटेड सेल ऑर्गेनेल। अगर पूछे वाई तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये क्या चीज को कंसिस्ट किया, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। इसीलिए हम लोग का न्यूक्लियस कैसा सेल ऑर्गेनेल के अंडर में है, जेनेटिक या इनहेरिटेड टाइप के सेल ऑर्गेनेल है। अब इसमें बात आता है कि जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल या सीपीयू ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वह सेल के सेंटर पे रहता है। जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर पे रहता है और सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है कि नहीं, हमारे सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स बढ़ गया है, कौन सा कंपोनेंट्स घट गया है, ये सारा चीज़ का एक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस के द्वारा। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। और कभी कभी सीपीयू ऑफ द सेल आ जाता है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सारे एक्टिविटीज़ को लोड करता है, कैरी करता है। तो उसी तरीक़ा से हम लोग के सेल के अंदर जो ये सेंटर पे ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या करता है, सारे एक्टिविटीज़ को एक जनरेशन से मेनली जो सारे एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वह कंट्रोल करता है और मेनली हमारे सेल के हर एक्टिविटीज़ को वह रेगुलेट करता है। तो हम लोग न्यूक्लियस के सारे एक्टिविटीज़ को लगभग यहाँ पे कवर कर लिए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम लोग के सेल के अंदर कैसा दिखता है, ये क्या क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है, उसके बाद ये फिर से हम लोग के बॉडीज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो फंक्शन में ये सारे पार्ट्स का फंक्शन, उसके बाद न्यूक्लियस डीएनए और क्रोमोसोम को कैरी करता है और जिसकी हेल्प से हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये सारे सेल ऑर्गेनेल के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, जितना भी सेल ऑर्गेनेल हम लोग को इसके बाद जो पढ़ने हैं, अप्रॉक्स 9 जो सेल ऑर्गेनेल अभी पढ़ने हैं, वो 9 सेल ऑर्गेनेल के एक्टिविटीज़ को सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन थे जो आप लोग को बनना चाहिए वो सारे इस टर्म से मैक्सिमम चांस है कि बन जाएगा। और यदि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और यदि ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं 3rd पार्ट ऑफ द सेल के बारे में, जिसमें हम लोग का साइटोप्लाज्म बचा हुआ है और साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सारे सेल ऑर्गेनेल के डायग्राम के साथ उसको पूरा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।